एपिसोड की शुरुआत होती है सचिव जी के मौसी जी के बेटे से, जो कुछ दिन के लिए उनके यहाँ रुकने आए हैं। वो अपनी माँ से बात करता है और बताता है कि सचिव जी यानी अभिषेक बहुत परेशान है क्योंकि उनके ऊपर एक केस चल रहा है। अभी रिसेंटली पता चलता है कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, लेकिन अगर भूषण ने केस वापस नहीं लिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू में दिक्कत आ सकती है। अब सचिव जी के ऊपर आईपीसी की धारा 322 लगी है और अगर ये केस क्लियर नहीं हुआ तो उनकी जॉब चली जाएगी। थोड़ी देर बाद सचिव जी अपने कजन को छोड़ने निकलते हैं, तभी प्रहलाद चाचा और विकास आ जाता है। सचिव जी का मूड खराब होता है, इसलिए उनका कजन प्रहलाद और विकास को कह देता है कि उनका ध्यान रखना। इसके बाद पता चलता है कि जो गोली प्रधान जी को लगी थी वो उन्होंने खुद ही चलवाई थी ताकि इलेक्शन सिंपैथी मिल सके, लेकिन भूषण ने एफआईआर प्रधान जी पे नहीं बल्कि सचिव जी पे करवा दी। अब प्रधान जी रेस्ट कर रहे हैं, हाथ में बैंडेज है और पूरा फोकस सिर्फ इलेक्शन जीतने पर है। लेकिन इस बार उनका मुकाबला होने वाला है बनारकस नाम के आदमी से, जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। रात को सचिव जी को नींद नहीं आ रही होती तो वो अपना फोन उठाकर यूट्यूब पे 322 धारा के बारे में सर्च करते हैं, पर पता चलता है कि अगर दोष साबित हो गया तो 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये सुनकर वो और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और पंचायत ऑफिस के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ से वो प्रहलाद चाचा को कॉल करते हैं और बियर मांगते हैं। प्रहलाद चाचा कहते हैं कि बियर तो नहीं है लेकिन रम है। सचिव जी उस रम को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रहलाद चाचा एक बड़ी बोतल ले आते हैं, लेकिन सचिव जी कहते हैं कि उन्हें तो छोटी सी बोतल ही चाहिए थी। तो चाचा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर आधी आधी बोतल खत्म कर लेते हैं। दोनों बैठ जाते हैं, वो भी पीने के लिए। उधर विकास और उसकी वाइफ खुशबू अपने रूम में बात कर रहे होते हैं कि जो पैसे प्रहलाद चाचा ने दिए हैं उससे वो एक जमीन खरीद लेंगे और जो पैसे बचेंगे या तो उन्हें वापस कर देंगे या फिर एफडी बनवा देंगे। तभी उन्हें जोर जोर से आवाजें आती है जैसे बाहर कोई शराबी चिल्ला रहा हो, लेकिन असल में ये सचिव जी होते हैं जो भूषण के लिए अपना पूरा गुस्सा निकाल रहे होते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं कि भूषण जैसा गंदा आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा, अगर वो उसके सामने आ गया तो उसे मार देंगे। विकास आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है और उनके साथ बैठ जाता है। फिर सचिव जी बोलते हैं कि एक थप्पड़ मारने पर एफआईआर कर दी, अब तो मैं उसके मुंह पर चप्पल मार कर आऊंगा, केस तो चल ही रहा है और क्या ही करेगा भूषण। प्रहलाद और विकास भी बोलते हैं कि चलो हम भी चलते हैं, लेकिन जाने से पहले जो चखना रखा होता है वो प्रधान जी के घोड़े तारा को खिला देते हैं। जैसे ही घोड़े को चना खिलाते हैं सचिव जी का मूड बदल जाता है। वो कहता है कि मैं भूषण से माफी मांग लूंगा, शायद वो केस वापस ले ले। विकास बोलता है सुबह चलते हैं, लेकिन सचिव जी कहते हैं कि अभी ही चलना पड़ेगा, नशे में हूँ तभी उसके सामने जा पाऊंगा। तीनों भूषण के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है। सचिव जी दीवार कूदकर अंदर जाने लगते हैं, तभी भूषण और उसकी माँ क्रांति देवी जाग जाती है। सचिव जी तुरंत माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि भाई प्लीज ये केस वापस ले लो, लेकिन भूषण कोई सिंपल आदमी नहीं था। वो कहता है मेरी एक छोटी सी डिमांड है, जो एफआईआर प्रधान जी पर गोली लगने वाली फाइल है ना, उसमें मेरा नाम और विधायक जी का नाम लिखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम वहाँ से हटवा दो, तभी मैं तुम्हारे अगेंस्ट वाली फाइल वापस ले लूंगा। ये सुनकर सचिव जी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगले दिन वो प्रधान जी के घर जाता है। वहाँ रिंकी उन्हें बताती है कि वो एमबीए नहीं कर पाएगी, इसलिए अपनी सारी बुक्स उन्हें वापस दे देती है। जब प्रधान जी को पता चलता है कि सचिव जी की जॉब के लिए एफआईआर से भूषण का नाम हटाना जरूरी है तो वो मान जाते हैं। कहते हैं सचिव जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दूसरी तरफ विधायक जी किसी लड़के को मार रहे होते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि इसी ने प्रधान जी पे गोली चलवाई है, लेकिन वो लड़का बार बार कहता है कि वो तो उस टाइम पे वहाँ था ही नहीं। विधायक को कंफ्यूजन हो रहा था कि गोली किसने चलाई। तभी बनारस की टीम वहाँ आ जाती है। भूषण विधायक जी को बताता है कि उसने अपना नाम एफआईआर से हटवा लिया है। ये सुनते ही विधायक जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम बहुत सेल्फिश निकले, टीम के मेंबर होकर सिर्फ अपने आप को बचा रहे हो, अब मेरा भी नाम हटवाओ। बाद में जब सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, भूषण एक और डिमांड रखता है कि अब विधायक जी का नाम भी एफआईआर से हटवा दिया जाए। ये बातें मंजू देवी भी सुन रही होती है। जब पुलिस को ये सब पता चलता है तो वो कहते हैं अगर दोनों ने गोली नहीं चलाई तो क्या प्रधान जी ने खुद पे गोली चलवाई है? ये तो पूरा पब्लिसिटी स्टंट लगता है, अब तो प्रधान जी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तब सचिव जी और मंजू देवी बाहर जाकर प्रधान जी को फोन करते हैं। प्रधान जी कहते हैं दोनों के नाम हटवा दो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तभी विनोद आता है और कहता है मेरी भी एक छोटी सी डिमांड है, विधायक जी का घोड़ा सितारा जो तुम्हारे पास है वो भी वापस चाहिए। अब सचिव जी और मंजू देवी का पेशेंस टूट जाता है, वो वहाँ से निकल जाते हैं। बनारस का ये देखकर शौक में आ जाता है। पुलिस उसे समझाते हैं जब वो मान गए थे तो इतनी डिमांड क्यों रख रहे थे। अगले दिन इलेक्शन की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी होती है। सचिव जी, प्रहलाद चाचा और विकास एक जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ प्रधान जी और मंजू देवी सफाई करके अपना कैंपेन शुरू कर सके। वो लोग अपने गाँव के एक स्कूल में पहुँचते हैं जहाँ का टॉयलेट इतना
गंदा होता है कि प्रहलाद चाचा कहते हैं गोली से तो प्रधान जी बच गए, लेकिन इस टॉयलेट को देखकर मर जाएंगे। फिर वो दूसरी जगह देखते हैं, लेकिन वहाँ सब इतना साफ होता है कि अगर वो सफाई करेंगे भी तो गाँव वाले कहेंगे कि ये बस ड्रामा है। तभी बनारस का की टीम देख लेती है कि सचिव जी के लोग क्या कर रहे हैं। सचिव जी एक टंकी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत गंदगी होती है। उन्हें लगता है कि यहीं पर प्रधान जी और मंजू देवी को सफाई के लिए लाना चाहिए। उधर प्रधान जी हाथ टूटने के बावजूद इलेक्शन की तैयारियों में लगे हुए थे। रिंकी उनकी बेटी मंजू देवी के नाम से एक फेसबुक पेज बनाती है जहाँ कैंपेन की फोटोज और इन्फो डाली होती है। एक पोस्ट में लिखा होता है कल सुबह 11 बजे पानी की टंकी के पास सफाई होगी। अगले सीन में सचिव जी और विकास चाय पी रहे होते हैं और पंचायत ऑफिस के सामने। तभी वो देखते हैं कि बनारस की टीम पानी की टंकी के पास सफाई कर रही है। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि प्रधान जी और मंजू देवी तो कल 11 बजे यहाँ आने वाले थे। सचिव जी तुरंत प्रधान जी को कॉल करते हैं और प्रधान जी उन्हें अब घर बुला लेते हैं। तभी पता चलता है कि बनारस की टीम ने ये इन्फो रिंकी के मंजू देवी वाले फेसबुक पेज से देख ली थी। अब प्रधान जी के पास नए प्लान की जरूरत थी। मंजू देवी कहती है अब हमें कोई ऐसी जगह बताओ जो पूरे गाँव की सबसे ज्यादा गंदी जगह हो। तब याद आता है गाँव के स्कूल का टॉयलेट। तो वो डिसाइड करते हैं कि आज वहीं पे चलेंगे, सफाई करेंगे और वहीं से इलेक्शन का कैंपेन शुरू करेंगे। जैसे ही वो लोग घर से निकलते हैं वहाँ माधव साइकिल के साथ खड़ा होता है। उसका काम है कि हर मूवमेंट की अपडेट बनारस को देना। बनारस की प्लानिंग होती है जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि प्रधान जी लोग कहाँ सफाई करने जा रहे हैं वो उनसे पहले वहाँ पे पहुंचकर सफाई कर देंगे। मंजू देवी थक जाती है और बोलती है कब तक इन लोगों से डर कर रहेंगे। ये सुनकर सचिव जी तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करता है और कहता है टॉयलेट हमें बुक कर दीजिए। लेकिन वहाँ पता चलता है कि स्कूल का टीचर तो नशे में धूत पड़ा हुआ है। प्रधान जी की पूरी टीम स्कूल के टॉयलेट की तरफ निकल पड़ती है। बीच रास्ते में बनारस का आ जाता है क्योंकि अभी तक उसे ये नहीं पता चला था कि सफाई कहाँ होने वाली है। वो कहता है हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रधान जी का मन बिल्कुल भी नहीं था कि बनारस का और उसकी टीम को साथ ले जाए, लेकिन गाँव के लोग आसपास खड़े होते हैं इसलिए मजबूरन उन्हें ऐसा कहना पड़ता है ठीक है चलो। फिर प्रधान जी कुछ टाइम तक उन्हें गाँव के कोने कोने घुमाते हैं ताकि लोग बोर हो जाए और अपने घर चले जाए। लेकिन बनारस की टीम चिपक के बैठी होती है। थोड़ी देर बाद उनको पता चलता है कि असली सफाई तो स्कूल के टॉयलेट में होने वाली है। दोनों टीम तुरंत स्कूल की तरफ भागती है। वहीं टॉयलेट को लेकर झगड़ा होने लगता है। तभी स्कूल का टीचर नशा उतार कर बाहर आता है और कहता है आप लोग लड़ लीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मंजू देवी सबके सामने गुस्सा हो जाती है। वो डायरेक्टली क्रांति देवी और भूषण से बोलती है आप लोगों ने मेरे पति पर गोली चलवाई है, अब क्या ही बचा है करने को। अब तो हमें आप अपना काम भी नहीं करने दे रहे। एक काम करो अगली बार गोली चलवानी हो तो सीधा छाती पर चलवाना। मंजू देवी का ये डायलॉग सुनकर गाँव वाले थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। अब लोग मंजू देवी की साइड लेने लगते हैं। भूषण और क्रांति को वहाँ से निकलना पड़ता है। अब टीचर भी बाहर आ जाता है तो मंजू देवी उस गंदे टॉयलेट की सफाई करने लगती है। दूसरी तरफ बनारस की टीम वापस जा रही होती है। बनारस का सोचता है अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे सिंपैथी मिले, अगर मुझे कुछ हो गया तो संभाल लेना। उधर मंजू देवी टॉयलेट की पूरी सफाई कर लेती है। गाँव वाले ताली बजाते हैं क्योंकि सच में काफी बड़ा काम था। तभी न्यूज मिलती है भूषण ने पिलर से अपना सर दे मारा, उसके सिर में चोट लग गई थी। क्रांति देवी तुरंत सबके सामने चिल्लाकर कहती है प्रधान जी ने हमारे पति पे पत्थर चलवाए हैं, वो उनको मारना चाहते हैं। हम तो चुपचाप घर जा रहे थे, इन्होंने हम पे टारगेट किया। अगर आपको इलेक्शन नहीं लड़ना तो मत लड़िए, लेकिन इस तरीके से हरकत तो मत कीजिए। और अब तो हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। इस तरह भूषण और क्रांति देवी ने भी गाँव वालों के सामने सिंपैथी ले ली। अब दोनों तरफ इमोशनल कार्ड खेले जा चुके थे। अब यहीं पर पहला और सेकंड एपिसोड खत्म होता है और थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है प्रधान जी से। प्रधान जी कॉल लगाते हैं बम बहादुर को और पूछते हैं ये भूषण को पत्थर किसने मारा, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। सीन कट होता है सचिव जी, प्रहलाद चाचा और विकास पर। ये लोग विकास की जमीन की रजिस्ट्री करवा के आए हुए होते हैं, इसलिए काफी खुश होते हैं। साथ में लड्डू भी लेकर आए थे सबको बताने के लिए। प्रधान जी को भी लड्डू खिलाए जाते हैं। प्रहलाद चाचा को जो पैसे मिले थे वो सारे विकास को दे दिए ताकि उसके बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो सके, और ये सब विकास ने प्रहलाद चाचा के कहने पर किया था। लेकिन दूसरी तरफ प्रधान जी अभी भी कंफ्यूज थे भूषण को पत्थर किसने मारा। तभी वो देखते हैं विनोद और माधव को लड़ते हुए जो रास्ते से जा रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि जब भूषण भैया प्रधान बनेंगे तो मैं उप प्रधान बनूंगा। प्रधान जी उन्हें बुलवाते हैं और कहते हैं लड्डू का प्रसाद मिला है, लो खा लो। माधव कहता है मैं अपने बॉस से गद्दारी नहीं करूंगा, मैं नहीं लूंगा। लेकिन विनोद लड्डू खा लेता है, माधव नहीं लेता, तो विनोद खुद ही लड्डू खा जाता है। बाद में माधव ये बात भूषण को बता देता है। भूषण शौक में तुम्हारे दुश्मन का लड्डू खाएगा। विनोद कहता है प्रसाद था यार, प्रसाद में दुश्मनी कहाँ से होती है। लेकिन भूषण गुस्से में आ जाता है। विनोद गिल्ट फील करता है और डिसाइड करता है कि लड्डू वापस करेगा, चाहे अपने पैसे से ही क्यों ना खरीदना पड़े। जब विनोद घर जा रहा होता है तो वो खुशबू जो कि विकास की पत्नी होती है उसको लड्डू बांटते हुए देखता है। वो एक लड्डू से ले लेता है और तुरंत चला जाता है सचिव जी
जी के घर लड्डू वापस देने, लेकिन विकास कहता है अरे ये प्रसाद है, हम प्रसाद वापस नहीं लेते। विनोद कहता है भूषण मुझ पे शक कर रहा है, मुझे वापस देना ही पड़ेगा। तब सचिव और विकास उसे भड़काते हैं, तू क्या भूषण का नौकर है, अपनी मर्जी से लड्डू भी नहीं खा सकता। विनोद कहता है मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं भी लड्डू खा सकता हूँ। सचिव समझाता है अरे पॉलिटिक्स में दुश्मनी नहीं होती, लेकिन फंक्शन में सब एक दूसरे के घर जाते हैं, तू भी आज रात प्रधान जी के यहाँ भोज में आ जा। विनोद एग्री करता है और कहता है कि मैं आऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि मुझे भी पॉलिटिक्स आती है। दरअसल प्रधान जी चाहते थे कि विनोद उसके साइड आ जाए, क्योंकि विनोद उनके काम का बंदा है, अगर वो सपोर्ट करे तो इलेक्शन इजीली जीता जा सकता है। प्रधान जी के घर पर सबकी फेवरेट लौकी की सब्जी बन रही होती है। वो कहते हैं जब विनोद पेट भर के खाएगा तब पार्टी की बात छेड़ेंगे। विनोद आता है और सीन एक मिनिस्टर जैसा लगता है, जैसे कोई वीआईपी आ गया हो। सब उसका स्वागत करते हैं, खाना खिलाते हैं, तारीफ करते हैं। फिर प्रधान जी पूछते हैं भूषण को पत्थर किसने मारा। विनोद कहता है मुझे नहीं पता। मंजू देवी ये सब ऑब्जर्व कर रही थी और कहती है प्रधान जी अब पॉइंट पर आइए, विनोद से पार्टी ज्वाइन करने वाली बात कहिए वरना वो चला जाएगा। तो विनोद के लिए स्पेशल सेवई की खीर बनाई जाती है, उसका थोड़ा और टाइम रोकने के लिए। वो लोग पूछते हैं तुम भूषण के साथ क्यों हो, वो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता, तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। विनोद तुरंत भूषण को कॉल करता है और कहता है मैं प्रधान जी के घर पर भोज पे आया हुआ हूँ। भूषण कहता है अगर तू उनके घर पे खाना खाएगा ना तो उप प्रधान बनने का सपना भूल जा। विनोद ये सुनकर उदास हो जाता है। तब प्रधान जी कहते हैं अगर हम जीत गए तो तुम्हें उप प्रधान हम बनाएंगे। लेकिन विनोद कहता है मैं गरीब हूँ पर गद्दार नहीं, मैं भूषण जी का साथ नहीं छोड़ूंगा और खाना खिलाने के लिए धन्यवाद। फिर प्रधान जी जो काफी टेंशन में होते हैं, उन्होंने विनोद को साइड लेके कहा हमें पता है भूषण ने अपना सर खुद खंभे पे मारा और नाम हमारा लगा दिया। पर विनोद भी चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने कहा और मुझे भी पता है कि गोली आपने ही चलवाई थी। ये सुनकर प्रधान जी एकदम शॉक हो जाते हैं और जाते जाते विनोद वहाँ से चला जाता है। अब हर तरफ प्रधान जी पर शक होने लगता है, स्पेशली मंजू देवी का भरोसा भी हिल चुका था। थोड़ा इमोशनल मोमेंट आता है जब प्रधान जी मंजू से कहते हैं काश वो गोली मेरी छाती पर चल जाती तो मैं मर ही जाता। बेटी की कसम खाकर कहता हूँ मैंने वो गोली नहीं चलवाई। ये सुनकर मंजू देवी थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है, लेकिन डाउट अब तक क्लियर नहीं होता। अगला सीन शिफ्ट होता है विनोद और भूषण के बीच में। विनोद उसकी हिम्मत बढ़ाता है। भूषण को पता चलता है कि विकास ने रोड के पास की महंगी जमीन खरीद ली है, जबकि उसकी सैलरी तो सिर्फ 6000 रुपए है। ये बात सुनकर भूषण शॉक हो जाता है और सीधा विधायक जी के पास पहुंचता है। वो उन्हें बताता है कि सर विकास ने रोड के पास की जमीन ले ली है जिसका एनुअल रिटर्न सिर्फ 1 लाख है, वो 30 लाख की कैसी खरीदी। विधायक जी कहते हैं मैं पता लगवाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है प्रधान जी के कैंप में, जहाँ नॉमिनेशन की तैयारियां चल रही होती है। प्रहलाद चाचा घोड़ों और कारों का जुगाड़ कर रहे थे। वो चाहते हैं कि नॉमिनेशन के दिन एक घोड़ा भी हो, लेकिन घोड़ा चलाना किसी को नहीं आता। तो सचिव जी कॉल करते हैं बम बहादुर को, जिसके पापा घोड़ा चलाते थे। उन्हें लगता है कि बम बहादुर ही काम आएगा। अब सब कुछ रेडी हो रहा था, तभी प्रधान जी के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। ऑफिसर कहते हैं हमें इन्फो मिली है कि आपके घर में ब्लैक मनी छुपा हुआ है। सबका मोबाइल ले लिया जाता है, कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। प्रहलाद चाचा, विकास और सचिव जी सब पैनिक में हो जाते हैं। उधर विकास बाहर जाने के बहाने बनाता है और सचिव जी को बताता है 30 लाख की जमीन खरीद ली, लेकिन 6 लाख अभी भी घर में रखे हैं। प्रहलाद चाचा कहते हैं वो पैसे तो मेरे सफेद पैसे हैं। सचिव जी कहते हैं पर इन ऑफिसर्स को तो सब कुछ ब्लैक मनी ही दिखेगा, उन पैसों को वहाँ से निकालना होगा। तभी बम बहादुर आता है और वो चुपचाप से विकास के घर के पीछे से छुप छुप कर छत पर चढ़ जाता है। खुशबू को सिग्नल देता है और बोलता है जो पैसे रखा है वो दे दो वरना पुलिस पकड़ लेगी। खुशबू के ट्रस्ट के लिए उसे विकास का रुमाल भी दिया। खुशबू छत से नीचे उतरती है पर पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। खुशबू झूठ बोलती है कि मुझे उल्टी आ रही थी, मैं थोड़ी हवा खाने गई थी। पुलिस चेक करने जाती है पर तब तक बम बहादुर सब कुछ लेकर निकल चुका था। एंड में खुशबू पुलिस से कह देती है आप रिंकी को बुला लीजिए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। पुलिस कॉल लगाते हैं पर किसका फोन नहीं उठता। तभी बम बहादुर चलते चलते वापस आता है, हल्के से लंगड़ा रहा होता है क्योंकि वो छत से नीचे गिर गया था। पुलिस वाले उसे बोलते हैं एक काम करो, प्रधान जी के घर जाओ और उनकी बेटी रिंकी को लेकर आओ। बम बहादुर बिना किसी देरी के इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाता है पर ये उसका सबसे बड़ा मिस्टेक बन जाता है। इधर रिंकी भी खुशबू के घर पहुंच चुकी होती है। खुशबू से बताती है कि हमारे घर पे 6 लाख रुपए रखे हुए हैं, अगर रेड पे मिल गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो रिंकी तुरंत प्लान बनाती है। वो लोग छत से पैसा बम बहादुर के पास फेंक देते हैं। बम बहादुर एकदम परफेक्ट पोजीशन में होता है, जैसे क्रिकेट मैच में फील्डर हो। वो कैश को कैच भी कर लेता है, पर जैसे वो कैच करता है सामने से इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी पूरी टीम के साथ टपक पड़ता है। ऑफिसर चिल्लाता है सबको अरेस्ट करो। खुशबू, रिंकी, बम बहादुर और विकास सब इन्वॉल्व है। प्रहलाद चाचा समझाते हैं ये पैसा मेरा है, व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी नहीं। सचिव जी भी रीजनिंग देते हैं पर ऑफिसर तो फुल ईगो मोड में आ जाता है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, प्रधान जी का नाम खराब करना। मंजू देवी आगे बढ़ती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है और बोलती है अगर ले जाओगे तो हमें कुचल के जाना पड़ेगा। फिर बाद में एक सीनियर ऑफिसर आता है, वो डायरेक्ट वो इनकम टैक्स ऑफिसर को बुलाता है और बोलता है कि एमएलए की चमचागिरी कर रहा है ना, अब वो एमएलए नहीं रहा और उसे जो
जोर का थप्पड़ मारता है। इनकम टैक्स ऑफिसर उनसे माफी मांगता है और बोलता है कि कहीं और जाना था, गलत रेड पड़ गई, और फाइनली वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सभी लोग नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं। एक तरफ प्रधान जी और मंजू देवी, तो दूसरी तरफ भूषण भैया और क्रांति देवी। दोनों पार्टीज के पेपर्स सबमिट हो जाते हैं। मतलब ये इलेक्शन बैटल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला था। और इसी के साथ ही एपिसोड नंबर 3 और 4 यहीं पर खत्म होता है।